Welcome to Legal Biz Academy. Today we'll be discuss about Indian Constitution. I am Adit Kumar Singh. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका क्या वेटेज है। अगर हम एआईबी का एक बात करें तो एआईबी में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट नेशनल लीगल रूल बुक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नेशनल लीगल बुक है। ये किसी भी कंट्री का एक लीगल बुक है जिसमें आपको हर एक फ्रेमवर्क दिया जाता है, जिसमें टोटल रूल मेंशन रहते हैं। कोई सिटीजन का कोई राइट है तो वो राइट कैसे उसको मिलेगा, या फिर किसी राइट से उसे डिप्राइव किया जाता है तो वो अपने राइट को कैसे इम्प्लीमेंट कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द कंट्री सुप्रीम लॉ। ये एक हमारे कंट्री का सुप्रीम लॉ है। ठीक है, इसमें हमारे टोटल सेट ऑफ रूल बुक इसको कहते हैं स्ट्रक्चर। अगर हम इसमें देखें कि इसका साइलेंट फीचर्स क्या है, तो इसमें जो स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है ये क्या करता है कि ऑब्जेक्टिव एंड द डिस्टेंटिव प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक ऑब्जेक्ट देता है। किसी भी कंट्री का ये ऑब्जेक्ट बताता है। जो हमारे इंडिया का ऑब्जेक्ट है, इस बुक का जो ऑब्जेक्ट है या पर्पस है, ये क्यों लाया गया है। प्रियम्बल में ये सारे चीज़ मेंशन है। प्रियम्बल में ये टोटल चीज़ दिए हुए हैं कि ये इसका क्या पर्पस है। अंडरस्टैंडिंग द प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल ये एक ऐसा है जो कि स्टार्ट ही होता है वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया। हम सब एक इंडिया के पीपुल हैं। और इसमें दिया गया है कि सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, कि हमें कौन कौन से राइट मिले हुए हैं और कौन कौन सी लाइबिलिटी है। तो इसमें दिया हुआ है कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। इक्वलिटी जो कि हमारे फंडामेंटल राइट में मेंशन है। हमारा फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में मेंशन है, और फंडामेंटल राइट हमारा 12 से लेके 32 तक है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी जगह दिए जाते हैं कि 12 से 35 है। ठीक है, यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं, इस स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कि फंडामेंटल राइट में क्या क्या है। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ भी मेंशन है 12 से 35, जो कि 12 में स्टेट डिफाइन है, 13 में आपको जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, 14 से 18 तक आपको इक्वलिटी की बात करता है। आगे भी है फंडामेंटल राइट जो कि 32 तक जाता है। 32 में है आपको जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। ठीक है, तो वहाँ पे रेमेडी की बात करती है, और रेमेडी में आपको बताया जाता है कि रीट क्या होते हैं, रीट कितने टाइप के होते हैं। ये सारा चीज़ वहाँ पे मेंशन है। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट से आपका वायलेट होता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कौन सा रीट इशू हो सकता है, वो सारी चीज़ें आर्टिकल 32 में मेंशन है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन एंड ओवरव्यू राइट ऑफ द इक्वलिटी। राइट ऑफ इक्वलिटी जो कि आर्टिकल 13 में मेंशन है, इसमें दो चीज़ें दी गई हैं, एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और एक दिया है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि नो कैन अबव द लॉ, कोई भी व्यक्ति लॉ से बड़ा नहीं है। ठीक है, और किसी भी व्यक्ति को डिप्राइव नहीं किया जा सकता उसके फंडामेंटल राइट से जो उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। इसमें एक दो यहाँ पे मेंशन है, और भी हैं केसेस जो कि आर्टिकल 14 में नंबर ऑफ केसेस मोस्टली ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे हमने लैंडमार्क जजमेंट को ही कोट किया है। मेनका गांधी केस और केशवानंद भारती केस, ये दो एक ऐसे जजमेंट है। मेनका गांधी का केस जो है वो आर्टिकल 21 से डील करता है, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से डील करता है। बिफोर द मेनका गांधी केस हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस नज़रिया से देखता था कि राइट टू लाइफ अगर किसी सिटीजन को मिला है तो वो क्या मिला है, ओनली फॉर फूड, शेल्टर और लिवलीहुड। तो किसी व्यक्ति को अगर जीना है तो क्या वो सड़क पे सो जाए? इसी से रिलेटेड, सोने से ही रिलेटेड एक केस आया था हमारा, रामलीला मैदान वर्सेस दिल्ली का, जिसमें आपको बताया गया था कि राइट टू स्लीप का हमें राइट भी मिला हुआ है, और राइट टू स्लीप हमारा अधिकार है। तो केशवानंद भारती की बात करें तो केशवानंद भारती एक मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जजमेंट जो है आपको आर्टिकल 40 इसमें आपको अमेंडमेंट जो हुआ था, 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 का। केशवानंद भारती का केस जो आने के बाद 42nd अमेंडमेंट हुआ, 42nd अमेंडमेंट को हम
आज भी जानते हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है इसे कि 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे हम देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी जो है पार्ट 4 में मेंशन है, और ये हमें बताता है कि हम कोई भी स्टेट का क्या प्रिंसिपल है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई स्टेट जो है वो कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो उसको क्या क्या परफॉर्म करना होगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिए हुए हैं, यहाँ पे बहुत पॉलिसी डिफरेंस फ्रॉम द फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट से डिफरेंट है वो प्रिंसिपल यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जो कि पार्ट 4 में मेंशन है। फिर हमारा बात आती है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है पार्ट 4 में मेंशन है, 4A में मेंशन है, ठीक है। ये अमेंडमेंट से आया है, ये जो है अडॉप्ट किया गया है यूएसएसआर से, रसिया से ये अडॉप्ट किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें उसके बाद देखते हैं इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन जो है 352 से लेकर 360 तक है। 352 में दिया है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जिसमें बात करता है नेशनल इमरजेंसी का। नेशनल इमरजेंसी अभी तक हमारे इंडिया में कितनी बार लग चुका है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। जो हम जानते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी लगता है तो क्या होता है, उसमें क्या क्या राइट जो है हमारे रहते हैं, कौन से राइट हमारे खत्म सस्पेंड कर दिए जाते हैं। इसमें आपको मेंशन होता है प्रेसिडेंट का रूल, जो स्टेट इमरजेंसी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि हम अभी तक हमारे इंडिया में एक बार भी नहीं लगा है। नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है, जो कि 3 टाइम लगा हुआ है, ठीक है। कब कब लगा है आप बताइएगा, ठीक है। देखते हैं टाइप ऑफ इमरजेंसी। तो जो मैंने बता दिया है कि 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी होते हैं। सर्कमस्टांसेज ऑफ प्रोक्लेमेशन, इम्पैक्ट ऑन राइट एंड गवर्नेंस, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इससे कैसे गवर्न किया जाता है, ये सारी चीज़ें बताता है। कौन प्रोक्लेमेशन कर सकता है, क्या प्रेसिडेंट का ये डिस्क्रिशनरी पावर है, क्या उसे किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत है, ये सारा चीज़ हमारे 352 में दिया हुआ है, जो कि हम जानते हैं नेशनल प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के नाम से, जिसे हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो आपको बताता है सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन। सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन यानी कि हमारे जो शेड्यूल 7 में लिस्ट दिए हुए हैं, जो कि 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। आप जानते होंगे कि यूनियन लिस्ट में जो मेंशन होते हैं नंबर ऑफ लिस्ट, उसमें सिर्फ पार्लियामेंट का पावर होता है कि वो कोई रूल बना सकती है, कोई लॉ जो है वो बना सकती है। स्टेट लिस्ट में स्टेट का पावर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का पावर होता है कि वो कोई लॉ जो है वो बना सकती है। कंकरेंट की बात करें तो कंकरेंट में दोनों की ही पावर होता है, स्टेट और सेंटर दोनों ही मिलके लॉ बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कंकरेंट लिस्ट में, जैसे हम लोग सीआरपीसी पढ़ते हैं, सीआरपीसी एक कंकरेंट लिस्ट का ही पार्ट है, जो कि हमारे स्टेट का भी पावर होता है और यूनियन दोनों ही मिलके वो बनाए हैं, ठीक है। जो कि अब नए एक्ट में हम लोग उसे जानते हैं BNSS 2023, जिसका फुल फॉर्म होता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और ये कब इन्फोर्स हुआ है और कब इनेक्ट हुआ है ये आप बताइएगा, ठीक है। ऐसे मैं आपको इनेक्टमेंट डेट बता देता हूँ 25 दिसंबर 2023, इन्फोर्समेंट डेट आप बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं अमेंडमेंट प्रोसेस। अमेंडमेंट प्रोसीडिंग जो है 368 में दिया है। अगर कोई जुडिशियल रिव्यू हुआ तो जुडिशियल रिव्यू अगर किसी चीज़ का होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 13 में हमारा दिया हुआ है जुडिशियल रिव्यू। अगर कोई जुडिशियल रिव्यू हुआ या फिर कोई अमेंडमेंट वो जुडिशियल रिव्यू क्या ये अमेंडमेंट के प्रीव्यू में आएगा, ये चीज़ जो है यहाँ पे 368 में मेंशन है, ठीक है। इसको हम लोग ब्रीफली डील करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक ओवरव्यू बता दे रहा हूँ कि अगर आप एआईबी में अभी टाइम बहुत कम है तो आपको कौन कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। इसलिए मैं सिर्फ नॉर्मल आपको आर्टिकल और उससे रिलेटेड आपको बता दे रहा हूँ कि क्या चैप्टर पढ़ना है, कौन से चैप्टर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो कि आर्टिकल 13 में मेंशन है, जो कि अभी मैंने बताया कि जुडिशियल रिव्यू में अगर कोई लॉ आता है और उसमें कुछ अमेंड होते हैं तो क्या वो अमेंडमेंट में आ जाएगा, क्या वो उसे अमेंडमेंट समझा जाएगा कि हाँ ये अमेंड हुआ है। अभी जो है लेटेस्ट अमेंडमेंट 106 हुआ है, जो कि आपको हमारे वुमेन्स को राइट प्रोवाइड करता है
कि वो 33% रिजर्वेशन का राइट जो है वो उसमें मिला हुआ है, जो कि लेटेस्ट अमेंडमेंट है। ठीक है, तो अमेंडमेंट 368। और आपको फिर जुडिशरी भी पढ़ना है, तो जुडिशरी जो है वो आपको दिया हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 124 से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट के बाद आपको हाई कोर्ट भी है, हाई कोर्ट के बाद फिर आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट भी पढ़ना है। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रियम्बल, प्रियम्बल आप देख सकते हैं। प्रियम्बल में आपको कब कब कौन कौन सा अमेंडमेंट हुआ, तो प्रियम्बल में आपको 42nd अमेंडमेंट याद रखना है, जो कि एड ऑन हुए हैं 3 वर्ड, सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी जो है ये 3 वर्ड 42nd अमेंडमेंट से आया है, जो कि 42nd अमेंडमेंट कब का है, 1976 का है। ठीक है, अब आते हैं फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। तो फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक है। ये आपको याद कर जाना है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। 12 में क्या है, 13 में क्या है। 12 में आपको स्टेट डिफाइन है, 13 में आपको जुडिशियल रिव्यू है, फिर 14 में आपको ये राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी की ही बात करता है। ठीक है, एक चैप्टर ही है। 15 और 16 में आपको डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। फिर 16 के बाद आप देखेंगे कि 16 से क्या है, तो 16 से आपको फिर राइट टू इक्वलिटी जो है वो 18 तक है, सॉरी। और फिर राइट टू फ्रीडम की बात करता है, 19 से लेके आपको 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करता है, जो कि 23 और 24 में दिया गया है। राइट टू फ्रीडम और रिलीजियस, जो कि 25 से 28 तक है। और फिर कल्चर एंड एजुकेशन राइट आपको दिया हुआ है 29 से लेके 30, 29 और 30 में दिया हुआ है। और 32 में मैंने बताया ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी की बात करता है, रेमेडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अगर फंडामेंटल राइट आपका कोई वायलेट होता है तो उसके लिए कहाँ आप जाइएगा, तो आर्टिकल 32 और 226 में आप जा सकते हैं। ठीक है, टीपीएसपी, टीपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आपको 36 से 51 तक दिया है। और ये कहाँ मेंशन है, तो ये मेंशन है आपको पार्ट 4 में। ठीक है, ये पार्ट 4 में मेंशन है। ये पार्ट 4 में मेंशन है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज आपका मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो मेंशन है आपको पार्ट 4A में, जो कि 51A में मेंशन है। आर्टिकल 51A में मेंशन है और पार्ट 4A में मेंशन। इमरजेंसी प्रोविजन 352 से 360, ये सारे से आर्टिकल जो है ये सारे आपको रीड ऑन करना है, और सारे आर्टिकल से जितने भी MCQ हैं वो लगा जाने हैं। अगर कोई MCQ आपसे नहीं बनता है तो आप इस चैनल, इस नंबर पे आप उसको भेज सकते हैं, और वो जल्द से जल्द उसको सॉल्व करके आपको बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अमेंडमेंट प्रोसीडिंग बताया गया है 368 में। स्टेट और सेंटर और स्टेट का रिलेशन, जो कि 245 से 255 तक है। और भी सेक्शन है, इसलिए यहाँ पे वेरियस डाला हुआ है। 245 से 255 तक ये बताता है कि कोई सेंटर जो है वो स्टेट के लिस्ट में लॉ नहीं बना सकते, कोई स्टेट जो है वो सेंटर के लिस्ट में लॉ नहीं बना सकते। कंकरेंट लिस्ट का अगर मामला है तो कंकरेंट लिस्ट में दोनों ही मिलके लॉ बना सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशरी जैसे कि मैंने बताया 124 से, जो कि सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, हाई कोर्ट, फिर आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट, तीनों ही कोर्ट की बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे MCQ भी है, जो कि मैं 5 MCQ अभी करा रहा हूँ। आगे आपको अगर MCQ और भी करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, मैं आगे भी इससे रिलेटेड आपको चैप्टर वाइज MCQ करा दूंगा। ओके, यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रीएम्बल जो है इसका मेन पर्पस क्या है, तो प्रीएम्बल में हमें क्या बताता है कि ये जो है प्रीएम्बल, यहाँ पे आंसर आपको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि आंसर जो है आपका ये बी होगा, टू डिक्लेयर द ऑब्जेक्टिव एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये, सॉरी मैं फर्स्ट आपको ये बता दूं, टू लिस्ट द फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट सिर्फ मेंशन नहीं करता प्रीएम्बल में, सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। और फंडामेंटल राइट के साथ साथ उसका क्या स्टेट DPSP के बारे में भी बताया गया है, फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में।
तो ये जो है ये तो ऐसे ही गलत होगा। डी इसलिए मैं सही किया हूँ कि टू डिक्लेयर द ऑब्जेक्टिव एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट सेट करता है, फिलोसफी सेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डिक्लेयर करता है सेट ऑफ द रूल, जो मैंने शुरू में बताया ये सुप्रीम लॉ है। और इस लॉ में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेंशन है, तो ये एक रूल बुक है, किसी भी कंट्री का रूल बुक है। तो इसमें क्या मेंशन होगा, ऑब्जेक्ट, कि हाँ ये, इससे पता चले, इसको पढ़ने से आपको पता चल जाए कि हाँ इसका ऑब्जेक्ट क्या है। प्रीएम्बल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट बताता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और फिलोसफी की बात कही गई। टू आउटलाइन द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये भी नहीं होगा। प्रीएम्बल में लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बारे में जो मतलब स्पेशल मेन पर्पस नहीं है, यहाँ पे जो पूछ रहा है मेन पर्पस, तो मेन पर्पस ये नहीं है, ठीक है। टू डिस्क्राइब द इमरजेंसी प्रोविजन, ये भी मेन पर्पस नहीं है। इमरजेंसी प्रोविजन में तो फिर अमेंडमेंट भी हुआ है, कि हमारा 44th अमेंडमेंट हुआ उसमें। और फिर उससे जो है हमारा पहले था कि आर्टिकल 20 और 21 ये सस्पेंड कर दिए जाते थे। अब क्या है कि आपको आर्टिकल 59, 359 में मेंशन है कि आर्टिकल 19 जो है 58 में है कि ऑटोमेटिक सस्पेंड होगा 19, और आपको फिर 21 और 21 एक्सेप्ट किया गया है उसमें, कि वो सस्पेंड नहीं किए जाएंगे, जो कि हमारा 1978 का 44th अमेंडमेंट था। यहाँ पे दिया है डिस्क्राइब इमरजेंसी प्रोविजन, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। आगे हम इसको एक्सप्लेन भी किया है मैंने। यहाँ पे देखिए आप, पर्पस ऑफ द प्रीएम्बल, क्या है प्रीएम्बल का पर्पस, तो यहाँ पे दिया हुआ है द प्रीएम्बल डिक्लेयर द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव एंड द फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या करता है, डिक्लेयर करता है फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव को और फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टू सच एज द justice, liberty, equality, and the fraternity. It set the speech and the guiding the principle of the constitution, but does not the specific right or procedure. ये स्पेसिफिक राइट और प्रोसीजर को नहीं बताता है। ये बात करता है इक्वलिटी की, ये बात करता है लिबर्टी की, ये इंटीग्रिटी की बात करता है, सोशलिस्ट की बात करता है, ठीक है। आगे हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वलिटी। ये तो नॉर्मल से अभी मैंने आपको पढ़ाया है, राइट टू इक्वलिटी कहाँ मेंशन है। राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक मेंशन है, जो कि आर्टिकल 14 जो है हमारा बताता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, नो कैन अबव द लॉ, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी, यहाँ पे वही चीज मेंशन है जो कि मैंने आपको बताया, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। ये चीज आपको आर्टिकल 14 में एज इट इज मिल जाएगी। फिर क्वेश्चन थर्ड है आपको, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन इन द विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कहाँ मेंशन है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने बताया है कि ये अडॉप्ट किया गया है यूएसएसआर से, रसिया से। तो रसिया से अडॉप्ट किया गया है, और ये मेंशन कहाँ पे है, तो ये आर्टिकल 51A में मेंशन है। और ये किस पार्ट में मेंशन है, तो पार्ट 4A में। ये आपको 3 क्वेश्चन हो गए। आपको जब एमसीक्यू आप लगाइएगा, कोई भी आईबी का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, तो फंडामेंटल ड्यूटी से अगर आ रहा है तो ये सब क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने होंगे। यहाँ पे दिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज इम्पोज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रमोट द प्रमोशन एंड द अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन आर द इन्यूमरेटेड इन आर्टिकल 51, 42nd अमेंडमेंट से इसको ऐड ऑन किया गया, ठीक है। अगर कहीं भी आपको दिखाई देता है ए बी, जैसे कि A51A, तो ये समझ लीजिए कि ये अमेंडमेंट के थ्रू ही आया है। कौन सा अमेंडमेंट है ये भी देखना जरूरी होता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी। नॉर्मल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो कहाँ प्रोक्लेम कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। क्या प्रेसिडेंट का ये डिस्क्रिशनरी पावर है या मैंडेटरी पावर है, ये सारा चीज़ आपको आर्टिकल 352 में बताया गया है। 360 जो है आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। 356 जो है ये आपको स्टेट इमरजेंसी की बात करता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आर्टिकल 52 इम्पावर द प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन द नेशनल इमरजेंसी इन केस ऑफ द वार एक्सटर्नल। हाँ, ये चीज़ आप याद रखें कि ये प्रोक्लेमेशन जो इमरजेंसी होती है वो किस ग्राउंड पे होगी, तो इसका 3 ग्राउंड है, वार, एक्सटर्नल
एग्रेशन और आर्म रिबिलियन। आर्म रिबिलियन को जो है, ये पहले आर्म रिबिलियन नहीं था, ये था इंटरनल डिस्टरबेंस। इंटरनल डिस्टरबेंस के ग्राउंड पे इसे पहले इमरजेंसी प्रोक्लेम किया जाता था। अब जो है ये आपको आर्म रिबिलियन, ये वर्ड जो है ये आया है अमेंडमेंट के थ्रू, इसमें भी अमेंड किया गया है। ठीक है, आप बताइए कि कौन सा अमेंडमेंट से ये वर्ड चेंज हुआ है। ओके, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज द प्राइमरी derive from the power of judicial review in the India primarily derive from। ये जुडिशियल रिव्यू का पावर कहाँ से मिला है, ये पावर जो है प्राइमरी क्या ड्राइव करता है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा PMLDP, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को ड्राइव करता है। हमारा जुडिशियल रिव्यू प्राइमरी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को बताता है। बेसिक स्ट्रक्चर में आपको केस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखने वाला केस है केशवानंद भारती का केस। ठीक है, जो कि 42nd अमेंड, केशवानंद भारती केस के बाद ही 42nd अमेंडमेंट आया है। 42nd अमेंडमेंट में क्या कहते हैं, 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, और ईयर कौन सा है, 1976। ठीक है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, आपको मिल जाएगा केशवानंद भारती केस विच इज सेफगार्ड कोर द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, ये अमेंडमेंट के थ्रू ही आया है। ठीक है, केशवानंद भारती केस के बाद ही अमेंडमेंट हुआ 42nd अमेंडमेंट। ओके, तो अब आज यहीं तक। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक, वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।